दोस्तों हम सब हर महीने एक ऐसा टैक्स भरते हैं जो सरकारें नहीं मांगती बल्कि टेलीकॉम कंपनियां हमसे वसूलती हैं। और दोस्तों इसका नाम है डेटा टैक्स। बिना दोस्तों इस डेटा टैक्स के आपकी यह डिजिटल दुनिया दोस्तों एक सेकंड में रुक जाएगी। इंसान खाना खाना छोड़ सकता है लेकिन इंटरनेट नहीं। इतनी लत लग चुकी है आज के समय में, आप सभी को पता है। तो दोस्तों यदि आप एफएनओ ट्रेडिंग या टिप्स लेकर के मार्केट में अपने पैसे गंवा चुके हैं या आज अमीर बनने के चक्कर में कल भी अपना बर्बाद कर रहे हैं तो रुक जाइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रुक जाइए और इन्वेस्टिंग को अपनाइए। आप ट्रेडिंग और टिप्स के चक्कर छोड़िए, एक बार इन्वेस्टिंग कीजिए। यदि आप अपना आज नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम कल तो सिक्योर कर लीजिए। तो दोस्तों आप उसके लिए सुपर कप ऑफ दलाल स्ट्रीट को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुलजिम की फाइल खोल रहा हूं जो महज एक सिम कार्ड कंपनी से लेकर के 10 लाख करोड़ तक के टेक कंपनी यानी का साम्राज्य बन चुका है। न्यूज एंकर्स दोस्तों इसे डुओपोली का किंग बता रहे हैं। अब डुओपोली का क्या मतलब है दोस्तों? डुओपोली मतलब टेलीकॉम कंपनी में सिर्फ दो ही कंपनियां हैं। मोनोपोली का मतलब होता है किसी भी सेक्टर में एक कंपनी होना, उसे मोनोपोली कहते हैं। और जिस किसी भी सेक्टर में दो कंपनियां होती हैं उसे डुओपोली कहते हैं। जैसे इसमें एयरटेल और जियो टेलीकॉम की सबसे शीर्ष बड़ी कंपनियां हैं। ये एंकर्स इसे डुओपोली का किंग बता रहे हैं। लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों एक ऐसा डेट नंबर और अफ्रीका का एक ऐसा सीक्रेट सामने आया है जो इस पूरे खेल को पलट सकता है। तो दोस्तों एक सवाल है, क्या एयरटेल एक अभेद किला है या कर्ज का पहाड़ है? आज इस डिजिटल टोल नाके का पर्दाफाश होगा। और दोस्तों मैं इसे डिजिटल टोल नाका कह क्यों रहा हूं? क्योंकि जैसे रोड के टोल नाके होते हैं उसमें एक बार रोड बना दो फिर बार बार पैसे वसूलते रहो जितनी बार गुजरोगे, सेम वैसे ही इनका भी बिजनेस इसी तर्ज पर काम करता है। जैसे इन्होंने एक बार आपको सिम बेच दी, फिर आप बार बार स्वयं अपनी इच्छा से सिम को रिचार्ज कराते रहेंगे और इनका टोल इनके पास जाता रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों जय हिंद, मैं हूं दलाल स्ट्रीट का सुपर कप। स्वागत है आपका निफ्टी 50 एफआईआर सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में। आज हमारे कटघरे में जो मुलजिम है वो भारत के हर घर हर नेटवर्क में मौजूद है और उसका नाम है भारती एयरटेल। दोस्तों यह स्टॉक एक साइलेंट वेल्थ क्रिएटर रहा है। मार्केट में जब भी क्रैश आता है तब बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं एफआईआईज और डीआईआईज इसी स्टॉक्स के पीछे छुपते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम्स कहीं और है। असली प्रॉब्लम्स यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसे सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी समझकर एनालाइज कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर यह एक छुपा रुस्तम बैंक और एआई हब बन चुका है। और वो कैसे, आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों आज हम इस 10 लाख करोड़ के एल्यूजन को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली इन्वेस्टिगेशन यानी कि सबूत नंबर 1 पर चलते हैं। द डिस्काउंटेड मोनोपोली यानी कि सस्ते में किंगडम। यानी कि भारतीय एयरटेल इस वक्त 28.15 के पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसकी पूरी इंडस्ट्री दोस्तों 34.52 के पीई पर, यानी कि मार्केट लीडर होने के बावजूद ये दोस्तों सेक्टर अपने एवरेज से भी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों है? यह गैप स्मार्ट मनी या फाइज डीआईएज के लिए खुला न्योता है। एयरटेल सिर्फ एक वॉयस कंपनी और डेटा कंपनी नहीं रही। अब यह एयरटेल मनी के जरिए लगभग 20,000 करोड़ यानी कि 2.2 बिलियन डॉलर का एनबीएफसी में निवेश कर चुकी है। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। दोस्तों गूगल के साथ मिलकर के इसने 1 गीगावाट कैपेसिटी का एआई डेटा सेंटर यानी कि एन एक्स्ट्रा बना रही है। और आप 28 के सस्ते पी पर सिर्फ कॉलिंग नहीं बल्कि क्लाउड और फिनटेक का फ्यूचर खरीद रहे हैं। इतना समझ लीजिए एयरटेल का। लेकिन रुकिए ही, अगर यह इतना ही सस्ता और बेहतरीन है तो क्या यह भारी मुनाफा कमा पा रहा है? अगली रीडिंग दोस्तों इस जांच की आपको हैरान कर देगी। यह बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही है जैसे आपने मान लीजिए एक जमीन खरीदी खेती के पर्पज से, लेकिन उसके नीचे सोना निकल गया और यह ओनर को पता नहीं था। सोचिए आपके लिए कितना फायदा होने वाला है। तो दोस्तों 28.15 का पीई इस बात का सबूत है कि इस स्टॉक्स में अभी भी री रेटिंग का पोटेंशियल बाकी है या ओवर वैल्यूड नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं सबूत नंबर 2 की तरफ, द हाइपर इंजन। तो दोस्तों इस मुलजिम का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 26.85% है, लगभग 27%। यह एक हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए ये दोस्तों ये जो नंबर है लगभग 27, यह किसी जादू से कम नहीं है। दोस्तों हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का आरओई आमतौर पर 10 से 12% होता है, लेकिन एयरटेल का लगभग 27% कैसे ला रहा है? इसे कहते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग लेवरेज। टावर और फाइबर बिछाने का जो भारी खर्च है एक बार हो चुका है। अब कंपनी अपने 2G ग्राहकों से 4G और 5G में शिफ्ट कर रही है और बिना सरकारी टैरिफ हाइक के भी लोग 5G की स्पीड के कारण ज़्यादा डेटा खा रहे हैं और खुद महंगे प्लान्स ले रहे हैं। दोस्तों आज इनका ARPU 259 है और भविष्य में इसका मिशन है 300 जाने का। इसका मतलब समझ रहे हैं? ARPU एवरेज रिटर्न पर यूजर, यानी कि एक यूजर कम से कम दोस्तों 259 का रिचार्ज कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों टैरिफ बढ़ने से इंक्रीमेंटल मुनाफा सीधा कंपनी की जेब में जा रहा है, लेकिन इस सुंदर मुनाफे के पीछे एक बहुत ही बदसूरत तस्वीर छिपी हुई है। सोचिए एक सिनेमा हॉल है, उसमें एसी और सीटें एक बार लगा दी, अब वो हर साल टिकट का दाम बढ़ा रहे हैं, उसका नया खर्चा कुछ भी नहीं है।
बस पुराना फिक्स्ड कास्ट है, लेकिन एक्स्ट्रा कमाई सीधे उनके बैंक अकाउंट में जा रही है। दोस्तों, इस 26.85% आरओई ने एयरटेल को एक प्राइसिंग पावर का बास बना दिया है, लेकिन यह बॉस अभी भी एक पिंजरे में है। और वो क्यों है, उसके ऊपर चलते हैं, बात कर लेते हैं सबूत नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों, अब आता है इन्वेस्टिगेशन का सबसे खौफनाक हिस्सा, एयरटेल का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.77%। इसकी बुक वैल्यू सिर्फ 206.50। और इसके पीछे का कारण क्या है? 4G और 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए इन्हें सरकार को अरबों रुपए की ईएमआई देनी पड़ती है, और कंपनी की अपनी नेटवर्थ के मुकाबले बाजार का उधार बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एजीआर ड्यूज भी दोस्तों 43,980 लगभग करोड़ रुपए का है। दोस्तों, सरकारी देनदारी की एक तलवार इसके सिर पर हमेशा लटक रही है। दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कि एक आदमी की सैलरी तो 2 लाख रुपए प्रति महीना है, लेकिन 1.5 लाख रुपए यानी कि होम लोन और पर्सनल लोन में उसकी ईएमआई 1.5 लाख रुपए जा रही है। तब तक, जब तक तो दोस्तों नौकरी चल रही है तब तक तो सही है। दोस्तों, जब तक नौकरी चल रही है तब तक तो सब शानदार है, लेकिन एक झटका लगा तो सबसे पहले दोस्तों उस व्यक्ति को उसकी ईएमआई ही उसे डुबा देगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। दोस्तों, यदि कल को जियो या कोई नया खिलाड़ी इससे प्राइस वार शुरू कर दे तो क्या भारी कर्ज कंपनी के मुनाफे को दीमक के तरीके से नहीं खा जाएगा? जो इसका ज्यादा कर्ज है उसका मुनाफा तो खत्म हो जाएगा फिर। अब दोस्तों, हाई डेप्ट इस स्टॉक्स का सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन एक सुपर कॉप दोस्तों सिर्फ रिस्क नहीं देखता, वह मास्टर स्ट्रोक्स भी पकड़ता है, यानी कि अगली परत में यह गेम पलट जाएगा। चलिए, इसके कुछ इंफॉर्मेशन गैप्स की परतें उधेड़ते हैं जो आम इन्वेस्टर्स टीवी पर नहीं देख पाता है, ना एंकर्स इन्हें बताते हैं। तो दोस्तों, पहली परत है द थ्रेट, टैरिफ सीलिंग और स्टारलिंक। दोस्तों, ग्राहकों की जेब काटने की भी एक लिमिट होती है, आपको भी पता है। सिम पोर्टेबिलिटी इनकी आखिरी छत है, और उसके ऊपर से एलन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, जो इनके हजारों करोड़ रुपए के टावर्स और फाइबर्स के लिए सीधा खतरा बन सकता है, जिसे इन्होंने बिछाई हुई है। दोस्तों, 181 मिलियन 5G यूजर्स हैं, लेकिन 5G अभी सिर्फ खर्च है, कमाई नहीं। आपको भी पता है, हमारा आप 5G का डेटा फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं 4G के रिचार्ज पर ही। ये बात आपको भी पता है, क्लियर है, ठीक है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है द मास्टर स्ट्रोक, एग्रेसिव डिलीवरेजिंग, यानी कि कर्ज का समाधान। एयरटेल दोस्तों हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, इसने 10% ब्याज वाले स्पेक्ट्रम लोन को समय से 7 साल पहले ही चुका दिया है, यानी कि 66,665 करोड़ रुपए पहले ही जमा कर दिया है। और मार्च 2026 के राइट्स इशू यानी कि 15,700 करोड़ रुपए का पैसा भी सीधे कर्ज को खत्म करने में जा रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, द हिडन मैट्रिक। दोस्तों, तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि नेट डेट टू EBITDA, इसका रेशियो जो है दोस्तों 1.98x से गिर करके 1.02x पर आ गया है। इसका मतलब है कि इंडिया ऑपरेशंस बहुत जल्द ही नेट डेप्ट फ्री हो सकते हैं, सरकारी बकाये को छोड़ करके। एयरटेल भारत में डेप्ट फ्री हो सकता है, सिर्फ इसका जो सरकारी बकाया 43,000 समथिंग है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और दोस्तों, चौथी परत है सिस्टमेटिक रिवार्ड, जिसे कोई देख नहीं रहा है। एयरटेल मनी अफ्रीका में $210 बिलियन की एनुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू और 48% का नेट मार्जिन। 2026 की पहली छमाही में इसका मेगा आईपीओ आने वाला है। समझ लीजिए, लंदन या यूएई के शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होगा। और दोस्तों, $4 बिलियन का टारगेट वैल्यूएशन है इसका। इससे कंपनी को जो 2 से 3 बिलियन का भारी फंड मिलेगा, वो पूरे कर्ज की तस्वीर को ही बदल देगा एयरटेल के। दोस्तों, अब आपको पूरा साफ दिख रहा होगा कि बाजार अभी भी सिर्फ टैरिफ हाइक दिख रहा है, लेकिन एयरटेल अंदर ही अंदर एक ग्लोबल फिनटेक और कैश रिच मशीन बन रहा है। यह एक भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स की फाइल को अब क्लोज करते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स क्या गवाही दे रहे हैं। वीकली चार्ट देखिए आप ध्यान से। स्टॉक्स ने एक परफेक्ट स्टेयर केस पैटर्न बनाया है। ऊपर जाता है, 50 DM में पर सपोर्ट लेता है, बेस यानी कि एक्यूमुलेशन जोन बनाता है, और फिर ब्रेकआउट दे देता है। यह किसी रिटेलर या ऑपरेटर का काम नहीं है दोस्तों, यह बड़े फंड हाउस है जैसे म्यूचुअल फंड, FII, DII की चुपचाप खरीदारी है, यानी कि एक्यूमुलेशन का साफ संकेत है। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं कि क्या यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट आएगा या प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ कि जब एक भारी हाथी सीढ़ियाँ चढ़ता है तो वो हर सीढ़ी पर अपना वजन चेक करता है, यानी कि कंसोलिडेट करता है। एयरटेल का चार्ट बहुत भारी है, आपको भी पता है, 10 लाख करोड़ से बड़ी कंपनी है। तो यह दोस्तों हवा में नहीं उड़ता, यह बेस बना करके चलते रहता है। तो दोस्तों, स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में इसे शॉर्ट्स करना बेवकूफ़ी होगी। 50 DM के पास जब शेयर डिप करे तो उस पर नज़र बना करके रखें। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल हथौड़े की तरीके से बज रहा होगा, तो सुपर कप, क्या मैं इस एयरटेल को अपने पोर्टफोलियो का राजा बना लूं, या इसके 1.77 के कर्ज से डर कर इसे बेच दूं? तो दोस्तों, आपको भी पता है कि शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो हर कोई इन्वेस्टिंग करके अमीर बन गया होता। दोस्तों, मेरा भी वर्डिक्ट ऐसा ही है, इतना सिंपल नहीं है। यह 26% का ROE AGR ड्यूज के बीच एक जंग है, लेकिन फैसला सुनने से पहले आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना होगा। तो दोस्तों, शेयर बाजार की सबसे महंगी टिकट है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट।
और उसको मैं दो तरीके से रखता हूँ। एक होता है गैम्बलर माइंडसेट, वो जब टैरिफ हाइक की न्यूज़ सुनता है तो बिना सोचे समझे टॉप पर खरीद लेता है, यानी कि हेडलाइन इन्वेस्टिंग करता है वो। और दूसरा होता है इन्वेस्टर, वो बैलेंस शीट को पढ़ता है, वो यह देखता है कि 26% का आरओई, 1.77% की डेट की ईएमआई को कब तक मात दे सकता है। एक इन्वेस्टर टेलीकॉम नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन खरीदता है कि भविष्य में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये कैसा होगा। इसलिए वॉइस से क्लाउड, एआई से फिनटेक तक का एयरटेल का सफर है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा जोर देता है। तो दोस्तों, बाजार के शोर के पीछे मत भागो, अच्छे से शेयर को उसके सही भाव यानी कि 50 डीएमए के सपोर्ट पर आने का वेट करो और हिम्मत रखो, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो। क्योंकि मार्केट में मौके बार बार आते हैं, लेकिन कैपिटल एक या दो ही बार आदमी जुटा पाता है बड़ी हिम्मत करके। जो भी जॉब नहीं कर रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, सारे गवाहों और टेक कंपनी का साम्राज्य देखते हुए ट्रांसफॉर्मेशन, 28.15 के फेयर पीई और डिलेवरेजिंग के मास्टर स्ट्रोक को मद्देनजर रखते हुए दलाल स्ट्रीट का सुपर कॉप इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो फ्रेश कैपिटल बायर्स हैं, यानी कि जो नए बायर्स हैं, वो 3 से 5 साल के डिफेंसिव पोर्टफोलियो के लिए इसे एक बेहतरीन पिलर माने। 28 से 33 का पीई दोस्तों महंगा लग सकता है, लेकिन टेक कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए यह उचित है। लेकिन ध्यान दें, एक मुश्त पैसा न डालें, एसआईपी मोड अपनाएं, यानी कि 50 डीएमए के टिप पर इसको बाय करने की कोशिश करें, ठीक है। एग्जिस्टिंग होल्डर्स यानी कि जो पहले से इसे खरीदे हुए हैं वो शांति से होल्ड करें, डुओपोली का फायदा मिलेगा आपको। और नेक्ट्रा यानी कि डेटा सेंटर और फिनटेक का री रेटिंग जो बोनस है वो आना दोस्तों अभी भी बाकी है, इसलिए शांति से होल्ड किए हुए रहें, ठीक है, लेकिन नज़र बनाए रखें। अब दोस्तों, कंडीशन क्या है, हर क्वार्टर सिर्फ एक चीज़ मॉनिटर करनी है आपको, डेट। जब तक यह 43,980 करोड़ का जो एजीआर और स्पेक्ट्रम का कर्ज घट रहा है, तब तक यह दोस्तों स्टॉक जो एयरटेल का है वो अनस्टॉपेबल है। एयरटेल डिजिटल इंडिया का अब सिर्फ टोल नाका नहीं रहा है, यह अब एक डिजिटल बैंक बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी एपिसोड 9 की डिजिटल इन्वेस्टिगेशन। आपका क्या वर्डिक्ट है, आपको क्या लगता है कि एयरटेल इस भारी कर्ज को पूरी तरीके से चुकाकर $4 बिलियन के फिनटेक आईपीओ से तहलका मचाएगा या नहीं? इसका जवाब आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, क्विक रिकैप आपको दे देता हूं। हमने निफ्टी 50 एफआईआर सीरीज में अब तक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईटीसी, एसबीआई, एलएनटी, टाटा मोटर्स और जोमेटो का पर्दाफाश किया हुआ है। आप जा करके चैनल पे उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगला मुलजिम कौन होना चाहिए? क्या मैं डिफेंस सेक्टर के बॉस एचएएल का डीएनए टेस्ट करूं, या ईवी के रियल किंग महिंद्रा एंड महिंद्रा का पोस्टमार्टम करूं, या फिर फाइनेंस के दिग्गज बजाज फाइनेंस की चार्जशीट खोलूं? नीचे कमेंट में उस ट्रेंडिंग स्टॉक्स का नाम जरूर लिखिए जिसका आपको असली सच जानना है। और हाँ, अगर इस इन्वेस्टिगेशन ने आपको एक गैम्बलर से इन्वेस्टर बनने में थोड़ी सी भी मदद की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूं दलाल स्ट्रीट का सुपर कप। आवर मोडस ऑपरेंडी इज मेकिंग यू अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।